ज्वाइनिंग है, कोई बात नहीं, लेकिन लैपटॉप तो है ना आपके पास, डेस्कटॉप? बस सही है, वो आ जाए तो फिर आप फ़ौरन उस पर सिस्को पैकेट ट्रेसर को डाउनलोड कर दें, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ऑनलाइन लोगों में से हाफिज़ मोहम्मद रिजवान, मोइज़, उबैद अली, आप लोग मुझे ज़रा बताइए, आप लोगों ने कर दी वो असाइनमेंट जो मैंने बताई थी आप लोगों को, टोपोलॉजीज इंटरवीलैन राउटिंग के हवाले से दोनों तरह की कॉन्फ़िगरेशन, और फिर इसके अलावा वीलैंस के हवाले से? जी सर, हो गई है प्रैक्टिस, उस पर की है मैंने, तो आपसे बहुत अच्छे, सही है। उबैद गुड, आपसे भी होगी। ठीक है मोइज़। अच्छा, अभी तक जो हमने टॉपिक्स कवर किए हैं CCNA के से रिलेटेड, उसमें इनिशियली हमने आईपी एड्रेसिंग को देखा, आईपी एड्रेसिंग को समझा, आईपी एड्रेसिंग की क्लासेस को भी देखा, ठीक है। आईपी एड्रेसिंग के साथ ही फिर हम लोग, चूँकि CCNA राउटिंग एंड स्विचिंग मेनली हमारा फोकस रहेगा इस CCNA की इस स्पेसिफिक कोर्स के दौरान, तो उसमें फिर हमने इनिशियली अभी हमने CCNA स्विचिंग को जो है ना शामिल किया। CCNA स्विचिंग में पहले हमने स्विच का इंट्रोडक्शन देखा, स्विच होता क्या है, स्विच से पहले कौन सी नेटवर्किंग डिवाइस यूज़ होती थी, कौन सी नेटवर्क डिवाइसेस यूज़ होती थी? स्विच से पहले हम जी, वेल डन। तो इस तरह फिर हमने स्विच का इंट्रोडक्शन, स्विच की टाइप्स, स्विचिंग टर्मिनोलॉजीज़ को स्टडी करते हुए स्विच को एक्सेस करना सीखा, ठीक है। उसके बाद फिर स्विच को कॉन्फ़िगर करना सीखा। फिर स्विच की कॉन्फ़िगरेशन में इनिशियली हम लोगों ने वहाँ पर सेम नेटवर्क्स और डिफरेंट नेटवर्क्स के कॉन्सेप्ट को स्टडी किया। फिर उसके बाद देखा कि फिर वीलैंस क्यों क्रिएट करते हैं, वीलैंस बनाना सीखी, वीलैंस की डिप्लॉयमेंट सीखी और वीलैंस की ट्रबल शूटिंग सीखी, ठीक है। ट्रबल शूटिंग से मुराद ये होती है, पता है ना सबको, ट्रबल शूटिंग का मतलब कि कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट नहीं हो रही हो, कोई पिंग नहीं हो रही हो जो हम करना चाहते हैं, जैसे हमारी रिक्वायरमेंट है, हमें आउटपुट वैसी नहीं मिल रही हो, तो उसमें से एरर को तलाश करना और उसको रिजॉल्व करना, दिस इज़ कॉल्ड ट्रबल शूटिंग इन द कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्किंग, ठीक है। उसके बाद फिर हमने डिफरेंट वीलैंस को आपस में कम्युनिकेट करने की वजह देखी कि क्यों करवाते हैं, और उसके बाद उसमें राउटर इन्वॉल्व होता है, MLS इन्वॉल्व होता है, तो उसी पर्पज़ के लिए फिर राउटर का भी हमने इंट्रोडक्शन देखा, राउटर के कॉन्सेप्ट्स को देखा, इसकी पोर्ट्स के हवाले से स्टडी किया, ठीक है, उसके कंपोनेंट्स को देखा। फिर उसके बाद मल्टी लेयर स्विच के बारे में हमने स्टडी किया, उसको कंपेयर करके देखा स्विच और मल्टी लेयर स्विच में क्या डिफरेंस है, और मल्टी लेयर स्विच की मदद से हम लोग किस तरह से इंटर वीलैन, डिफरेंट वीलैंस की आपस में कम्युनिकेशन करवा सकते हैं। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट हमारा हो गया, ठीक है। इस लेवल पे हो गए कि हम स्विचिंग को इजीली डील कर सकें। वीलैंस किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हमें जॉब मिलती है कि आपने ये वीलैंस बनी हुई है, इनको हैंडल करना है, इनको कोई पोर्ट्स असाइन करनी है या मजीद इनको एक्सटेंड करना है कोई और स्विचेस लगा के, तो आप दोनों तरह से उसको हैंडल कर सकते हो, स्टैटिक तरीके से भी और डायनामिक तरीके से भी। उसके लिए फिर वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल को भी हमने स्टडी किया, ठीक है। उसके साथ फिर डायनामिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल भी स्टडी किया। यहाँ तक ये सारी बातें हो गई। आज थोड़ा सा बेसिक एक दोबारा स्टार्टिंग पे चलते हैं हम लोग, एक छोटे सा टॉपिक करने के बाद आज हम लोग मज़ीद देखेंगे कि जब हमने डिफरेंट वीलैंड्स को आपस में कम्युनिकेट करवाया, उसके लिए फिर हमारे पास वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल जब इंट्रोड्यूस करवाया, तो फिर हमारे नेटवर्क के अंदर डिफरेंट स्विचेस यूज़ हो रहे थे। उन स्विचेस, डिफरेंट स्विचेस के यूज़ होने से कहीं हमारे नेटवर्क में लूप्स तो नहीं जनरेट हो रही थी। लूप से मुराद हमने ये चीज़ लाजमी मेक श्योर करनी होती है कि हमारे नेटवर्क में कभी भी ऐसा ना हो कि कोई इंफॉर्मेशन जो है ना, जब एग्जिट होती है किसी इंटरफेस से, किसी डिवाइस से, घूम फिर के उसके पास कभी भी वो रास्ता नहीं होना चाहिए कि वापस उस डिवाइस तक आने का। क्योंकि अगर ये रास्ता अगर खुला छोड़ देंगे हम लोग, इसको कहते हैं लूप। लूप का मकसद ये होता है, मतलब ये होता है कि कोई चीज़ घूम फिर के वापस आ जाना, इसको कहते हैं लूपिंग। जैसे बिल्ली की एग्जांपल आप लोगों को पता है कि जो घरों में लोगों ने बिल्लियां रखी होती हैं, जहाँ पे भी जो लोग छोड़ के आते हैं वापस आ जाती हैं। बाज़ औक़ात लोग रास्ता भूल जाते हैं, वापसी का इतना दूर छोड़ के आ जाते हैं, लेकिन बिल्ली उनसे पहले पहुंची होती है। ऐसा ही है जंगलों में, हम लोग अपने घरों में इर्द गिर्द जो है ना, इस तरह से एग्जांपल आपने देखी होगी। यहाँ पर लूप से मुराद या ट्रैफिक जो है ना, हमने एग्जिट किया किसी इंटरफेस से, वापस उस इंटरफेस से वापस इन नहीं होनी चाहिए वही सेम ट्रैफिक कहीं से घूम फिर के। लेट्स सपोज स्विच की एक केबल लेते हैं, स्विच से इन करके स्विच में आउट, स्विच से आउट करके स्विच में इन कर दें वापस, यानी दोनों इंटरफेसेस स्विच में लगा दें, तो वो लूप्स जनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगी, तो इसको कहते हैं लूपिंग।
तो इस कॉन्सेप्ट को आज हम स्टडी करेंगे, इसका क्या सोल्यूशन है और ये लूप्स होती क्या हैं, किस तरह से जनरेट होती हैं, इस तमाम कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे। उससे पहले जो लोग नए ज्वाइन हुए हैं या आप लोगों के साथ भी, चूंकि अभी हम लोग तो काम करते हैं ज़्यादातर, आपने देखा पैकेट ट्रेसर के ऊपर, सिस्को पैकेट ट्रेसर एक सिमुलेटर है। जैसे कि आप लोग फिजिकल तो अवेलेबल हैं, अगर हम चाहें तो डेली जो काम पैकेट ट्रेसर में करते हैं वो लोग, ये सामने आपके सामने एक डाटा सेंटर बना हुआ है, रैक है एक 42U का, इसमें राउटर, स्विचेस, फायरवॉल्स, ठीक है, लेयर 2 स्विचेस, MLS जिनको लेयर 2 लेयर 3 दोनों कैपेबिलिटीज़ होती हैं, ये सारी डिवाइसेस आपके सामने यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो मैं कैमरा ओपन कर लेता हूँ, जो लोग ऑनलाइन हैं वो भी देख लें। ये आप लोगों के सामने ये डाटा सेंटर है जहाँ पर मुख्तलिफ डिवाइसेस अवेलेबल हैं। अब कुछ लोगों को ये भी थोड़ी सी परेशानी होगी कि इन डिवाइसेस को एक्सेस करने के लिए हम लोगों को क्या पता पैकेट ट्रेसर पे जो काम कर रहे हूँ तो फिर रियल डिवाइसेस में किस तरह से जो है ना इनको एक्सेस करना है या कोई काम। तो आज थोड़ा सा इन डिवाइसेस को फिजिकल एक्सेस में आपको दिखा देता हूँ। साथ ही मैं सिस्को पैकेट ट्रेसर को ओपन करता हूँ। फिर मैं आपको जस्ट बताता हूँ कि किसी भी एक जो भी डिवाइसेस आप लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे रियल इन्वायरमेंट के अंदर या सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर, किस लेवल का उनका डिफरेंस है। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ये आप सब ने अपना अकाउंट क्रिएट करना है सिस्को की वेबसाइट पे जाके, नहीं तो पैकेट ट्रेसर पे आप जब काम कर रहे होंगे कुछ टाइम के लिए तो पैकेट ट्रेसर आपको अलाउ करेगा, आप फ्री में ऐसे ही अपनी टोपोलॉजीज को सेव कर सकते हैं। लेकिन कुछ टाइम के बाद फिर ये आपकी टोपोलॉजी सेव नहीं हुआ करेंगी जब तक आपकी वेबसाइट पे अकाउंट नहीं क्रिएट हुआ होगा। जी, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक स्विच है जो कि पैकेट ट्रेसर के अंदर है, सिमुलेटर के अंदर है। इनमें से कोई भी आप स्विच ले सकते हैं। ये दो स्विचेस जो हैं मल्टी लेयर स्विचेस के लिए यहाँ पर अवेलेबल है हमारे पास, और बाकी ये जो हैं लेयर 2 के स्विचेस हैं। लेयर 2 और मल्टी लेयर स्विच में आप में से किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई डिफरेंस अगर क्लियर ना हो तो लेट मी एक्सप्लेन। गुड, सबका क्लियर है। अच्छा, यहाँ पर सिस्को पैकेट ट्रेसर में तो जस्ट ये आपके पास सिंपल ये फैसिलिटी अवेलेबल है। यहाँ पर क्लिक किया स्विच के ऊपर, CLI में गए, इसकी कॉन्फ़िगरेशन की एक्सेस मिल गई। लेकिन उसी के बरअक्स जो आपके पास ये सामने जैसे बहुत सारे स्विचेस हैं जिसको अभी एक्सेस कर रहे हैं हमने, वो एक्चुअली बाकी स्विचेस के नीचे है। नहीं तो मैं उसको यहाँ पर उठा के भी नेक्स्ट क्लास में आपको दिखाऊंगा, उसकी सारी पोर्ट्स की इंट्रोडक्शन भी आपको दिया हुआ है, दोबारा भी दूंगा। लेकिन इसको एक्सेस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखें स्विच होगा, उसकी बनावट देखने में फिजिकल व्यू की अगर बात करें स्विच की तो वो वैसी ही होगी। फिजिकल में आए ये इस तरह से, फ्रंट साइड पे इस तरह से उसकी कुछ पोर्ट्स हैं। 24 पोर्ट्स के स्विचेस होते हैं, 48 पोर्ट्स के स्विचेस होते हैं, 8 पोर्ट्स के स्विचेस होते हैं। ठीक है, ये दोनों इन्हीं तमाम स्पेसिफिक पोर्ट्स में लेयर 2 के स्विचेस भी आते हैं और MLS भी आते हैं। अब हमने बेसिकली इनको एक्सेस करना है। सिस्को पैकेट ट्रेसर, सिमुलेटर कोई भी हो, उनमें एक्सेस ऐसा ही होगा। लेकिन जब फिजिकल स्विच को एक्सेस करना है, CLI मोड में जाना है, उसके लिए फिर आप लोग याद रखिएगा कि वो थोड़ा सा मेथड डिफरेंट है। बाकी उसके बाद जब एक्सेस कर लेंगे, CLI एक्सेस हो गई, कॉन्फ़िगरेशन जैसी VLANs यहाँ पर डिप्लॉय की जाती हैं, जो जो टॉपिक्स जो जो कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे हम स्टडी करेंगे वही सेम रियल इन्वायरमेंट के अंदर वैसे ही हम डिप्लॉयमेंट करते हैं। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा आप सब लोग।
तो ऑनलाइन लोगों के लिए बेसिकली ये ज़्यादा ज़रूरी है। फिजिकल लोग भी अगर आपके सामने डिवाइसेस पड़े हुई हैं, हम यूज़ नहीं कर रहे, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप ये समझें कि आप यूज़ नहीं कर सकते, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। एक्सेस करने का मैं तरीका बता देता हूँ, और मैं इसका जो स्विचेस को पासवर्ड्स वगैरह लगे हुए हैं वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। जो लोग फिजिकल आकर इसमें प्रैक्टिस करना चाहते हैं 8 बजे से पहले आप लोग आ जाया करें। बाज़ औक़ात आपके कुछ सीनियर स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद होते हैं, उनकी हेल्प ले लें, या फिर बाज़ औक़ात मैं भी यहाँ पर अवेलेबल होता हूँ, तो मैं भी आप लोगों की हेल्प किया करूँगा। जो टोपोलॉजीज़ मैं ऑनलाइन करवा रहा हूँ वही टोपोलॉजीज़ आप लोग इन फिजिकल डिवाइसेस में भी आपको अलाउ है। बीइंग अ स्टूडेंट जब आप यहाँ पर रजिस्टर्ड होगे आप इनमें काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इनके पासवर्ड्स वगैरह मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा स्पेसिफिकली जो लोग फिजिकली यहाँ पर आते हैं। ऑनलाइन में से भी जो लोग स्पेशल आना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं जस्ट प्रैक्टिस करने के लिए भी। तो यहाँ पर बेसिकली ये केबल है, ठीक है। सबसे पहले इस केबल के बारे में आपको पता होना चाहिए, कंसोल केबल, ठीक है। इसको बोलते हैं ये कंसोल केबल, क्योंकि अभी हमने स्विच को क्या करना, कंसोल को मतलब समझाना है, किसी को सिखाना कि तुमने करना क्या है। तो स्विच को कंसोल करने के लिए एक केबल होगी जिसका नाम ही कंसोल है, उसको समझाने के लिए, उसकी काउंसलिंग करने के लिए। तो ये केबल है, ये इसके दो ऑब्वियसली एंड्स होते हैं। एक एंड में ये RJ45 जैसे कनेक्टर्स होते हैं, इथरनेट के आप कनेक्टर्स यूज़ करते हैं, वही कनेक्टर यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। आगे वायर्स का कॉम्बिनेशन डिफरेंट है। और दूसरी साइड से USB, लैपटॉप की USB पोर्ट में इसको इंजेक्ट किया जाएगा। ये USB की तरह की इसका अडाप्टर है, इसको लैपटॉप की USB पोर्ट में इंजेक्ट करना है। और उसके बाद जो RJ45 वाली साइड है इसकी, उसको हमने कोई भी स्विच है या कोई भी राउटर है उसकी बैक साइड पे एक पोर्ट होगी जिसके ऊपर लिखा होगा क्लियरली कंसोल, उसकी कंसोल पोर्ट में इंजेक्ट कर देना है। कंसोल पोर्ट में इंजेक्ट करने के बाद ये काम मैं कर देता हूँ, मैं आपको पोर्ट दिखा भी देता हूँ। ये इस तरह से कोई स्विच है, लेट्स सपोज ये सिस्को का स्विच है, ये इसके ऊपर ये देखिए ये पोर्ट है जिसके ऊपर कंसोल लिखा भी हुआ है क्लियरली इसी कलर से, केबल ज़्यादातर इसी कलर में आएगी, ठीक है। और ये RJ45 की बेसिकली पोर्ट है जहाँ पर हमने इसको इन कर देना है, ठीक है। ये मैं उसमें ऐड कर देता हूँ। ये बाज़ औक़ात इसको रिमूव करने से आपको स्क्रीन नहीं शो होगी, लेकिन कुछ टाइम के लिए आप लोग इसको यहाँ पर करने के बाद ये काम यहाँ तक सबको समझ आ गई, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपने करना है, आपके पास कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जिनकी मदद से इनको एक्सेस किया जाएगा। जो लोग सीनियर स्टूडेंट्स हैं उनको पता है अच्छी तरह से, लेकिन जो लोग न्यू आए आप लोग याद रखिएगा, सॉफ्टवेयर्स नोट कर लें, कॉपी पेंसिल अपने पास रखा करें सारे लोग, ठीक है। उसका नाम क्या है, क्या सॉफ्टवेयर का नाम बताया था? वेल डन, बहुत अच्छे। टेराटर्म और पुट्टी, ये दो सॉफ्टवेयर से याद रख लीजिएगा, ठीक है। ये बेसिकली ये टेराटर्म है, इस तरह से इसकी बेसिकली, और दूसरा ये पुट्टी, ठीक है। इन सॉफ्टवेयर्स को ओपन करना है हमने। ओपन करने के बाद ये जो बेसिकली अभी हम लोग एक्सेस कर रहे हैं कंसोल एक्सेस कहलाती है ये, ठीक है। इनिशियली जब भी किसी डिवाइस को एक्सेस करना होगा सिस्को की, उसको ऐसे ही हम लोगों ने एक्सेस करना है। उसके बाद अपनी नेटवर्क के अकॉर्डिंगली IP चेंज करके बाकी सारी एक्सेस बाद में होंगी, उसको भी हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे। अभी तक तो हमने कंसोल एक्सेस को देखा है, इसके अलावा भी मेथड्स हैं इन डिवाइसेस को एक्सेस करने के। अब डेली हम लोग एक एक मेथड, 2-3 मेथड्स हैं, तो बाकी मेथड से मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। पहले ये मेथड इनिशियली सबको पता होना चाहिए, कोई भी और मेथड नहीं चल रहा, ये मेथड लाजमी आपका चलेगा, इस मेथड का आपको सबको पता होना चाहिए, ठीक है। ये अभी ये सीरियल कनेक्टिविटी हुई है, ठीक है, इसको बोलते हैं सीरियल के जरिए हम लोग इसको एक्सेस करेंगे। इसी वजह से पुट्टी में यहाँ पर सीरियल पे क्लिक कर लेंगे। सीरियल में क्लिक करने के बाद इस लैपटॉप की USB पोर्ट और उस स्विच की कंसोल की पोर्ट, उन दोनों के दरमियान में एक सीरियल का कॉम्बिनेशन क्रिएट हुआ है। उस कॉम्बिनेशन को हमें नहीं पता क्या, अभी रैंडमली 1 लिखा हुआ था। उस कॉम्बिनेशन को चेक करने के लिए हम अपने लैपटॉप्स में आएंगे, लैपटॉप की सेटिंग में आकर यहाँ पर डिवाइस मैनेजर में जाएंगे। डिवाइस मैनेजर में जाने के बाद यहाँ पर हमारे पास ये पोर्ट्स का ऑप्शन मौजूद होगा, ठीक है। यहाँ पर कॉम्बिनेशन में USB सीरियल पोर्ट चेक करेंगे उसका कॉम्बिनेशन क्या है, तो USB सीरियल पोर्ट का कॉम्बिनेशन COM8 है, ठीक है। तो अब ये COM8 हमें पता चल गया कि COM8 के जरिए इसको एक्सेस किया जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पर COM8 के ऊपर क्लिक किया और उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया।
देखें ये हमारे पास उस स्विच की एक्सेस मिल गई। ठीक है, इसमें फिर कोई पासवर्ड बाकी लोग भी इसको चेक करते रहते हैं। देखता हूँ मेरा अगर पासवर्ड लगा हुआ फिर मजीद में यहाँ से आपको एक्सप्लेन करूँगा, नहीं तो हम फिर यहाँ तक एक्सेस मिल गई हमें स्विच की। ठीक है, ले रहे हैं। ये जो कंसोल का पासवर्ड था लेवल 0 पे, वो तो मुझे पता था, वो सिस्कॉम लगा हुआ था। लेकिन दूसरा जो पासवर्ड है वो यहाँ पर नहीं उसको उठा रहा। तो बाकी इसके बाद हम लोग चले जाते हैं फिजिकल स्विच के ऊपर। एक्सेस करने का तो सबको पता चल गया। ठीक है, ये स्टेप्स हैं जो आपने फॉलो करने हैं कोई भी रियल जो डिवाइस है उसको एक्सेस करने के। उसके बाद फिर नेक्स्ट इसमें भी हम टोपोलॉजी क्रिएट करते हैं, जो आज हम टॉपिक करेंगे। इसको नेक्स्ट प्रैक्टिकली भी मैं आपको डिवाइस में परफॉर्म करके दिखाऊंगा। उससे पहले आशान इनको ज़रा देख लेना इन स्विचेस का पासवर्ड। ठीक है, सबका रीसेट कर दो पासवर्ड। ठीक है, तो उसके बाद फिर हम इसमें टोपोलॉजी बनाएंगे। यहाँ तक एक्सेस का आप सब लोगों को पता चल गया। ठीक है, अब हम लोग अब आज के टॉपिक की तरफ हम लोग आते हैं कि इससे पहले हम लोगों ने स्टडी किया वीलैंस के हवाले से, और हमने वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल के हवाले से स्टडी किया कि हमारे नेटवर्क में अगर ट्रैफिक इंक्रीज हो जाए, लोगों की तादाद बढ़ जाए, हमारी रिक्वायरमेंट नेटवर्क की बढ़ जाए, डिवाइसेस ऐड हो जाएं ज़्यादा, तो हम फिर नेक्स्ट स्विचेस मज़ीद ऐड करते हैं। लेकिन जब मल्टीपल स्विचेस ऐड करेंगे, या फिर नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कोई स्पेसिफिक सर्विसेज लेनी हो किसी स्विच से, या स्पेसिफिक उसको इंटरनेट के साथ कनेक्टिविटी करवानी है, तो डायरेक्टली हमने उसको MLS के साथ ऐड कर दिया था। लेकिन उसको उनमें से मज़ीद कुछ स्विचेस के साथ भी तो ऐड करेंगे ना। लेकिन ऐसे करते करते हमने इस चीज़ को अवॉइड करना है, इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमें लूप ना कहीं क्रिएट हो। लूप क्रिएट होने से क्या मुराद है? सिंपली लेट्स सपोज एक स्विच यहाँ पर कॉन्फ़िगर्ड है, और स्विचेस हम लोग ले लेते हैं। एग्जांपल के तौर पर इनिशियली हम 3 स्विचेस लेते हैं। सेम डिवाइसेस क्रॉस केबल के जरिए इनको आपस में ऐड करेंगे। ये शुरू में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझिएगा। नेक्स्ट 2 to 3 डेज हमारा यही टॉपिक चलेगा, तभी आपको समझ आएगी। जी, अब देखिए ये 3 स्विचेस हैं, इनमें से ऑब्वियसली किसी स्विच से अगर इंफॉर्मेशन जनरेट होगी, ओरिजिनेट होगी, तो वापस जो है ना घूमती हुई स्विच में आ सकती है। ठीक है, या फिर ये तरीका है, या फिर दूसरा याद रखिएगा, जब भी हम प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में डिप्लॉयमेंट कर रहे होंगे, ऑब्वियसली जब ये स्विचेस को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, एक ही कंपनी, जैसे ये एक रूम है या ये एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के अंदर ही तो नहीं वो स्विचेस आपस में कनेक्ट होंगे। ऑब्वियसली छोटी छोटी बिल्डिंग, छोटे छोटे ऑफिसेज होते हैं, साइड एरियाज में इन नेटवर्क्स की डिप्लॉयमेंट की जाती है, बैंक्स के मुख्तलिफ फ्लोर्स होते हैं उनकी डिप्लॉयमेंट की जाती है, तो वो डक्टिंग की जाती है पाइप्स के जरिए। ठीक है, तो वो पाइपलाइन जो बिछाई जाती है, चाहे वो एक ही ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट फ्लोर्स में हो, या फिर डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे लोकेशंस में साथ साथ 2-3 प्लाजे उनके दरमियान में एक नेटवर्क हमने बिछाना हो, दोनों तरह की सिचुएशंस हो सकते हैं। यूनिवर्सिटीज़ की एग्जांपल ले लें, छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स होते हैं और उनके दरमियान में वायर्स बिछी होती हैं अंडरग्राउंड। तो अब वो जो अंडरग्राउंड वायर्स होंगी या वो जो डक्टिंग पाइपलाइनिंग की जाएगी, वो बार बार तो नहीं की जाएगी। वो फ्यूचर में हमारी कोशिश होगी कि 10 से 15 साल 20 साल जब तक वो नेटवर्क जो है ना डैमेज नहीं होता, तब तक कोई टेक्निकल इशू वहाँ पर ना आए। ठीक है, एक तो होता है ना कोई ऐसा आ जाए, नेचुरल डिजास्टर आ जाए जिसकी वजह से पूरा नेटवर्क डिस्ट्रॉय हो जाए, वो एक अलग बात है। लेकिन ह्यूमन एरर की वजह से या डिप्लॉयमेंट, एक इंजीनियर जिसने उसको डिप्लॉय किया होगा उसकी किसी नाअहली की वजह से ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन फिर आपको हमें क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियसली एक्टिव एक पाथ तो होगा ही होगा, लेकिन वो वायर अगर खराब हो जाती है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो हमें उसके साथ बैकअप प्लान भी होना चाहिए। रिडंडेंट लिंक्स हमें अपने नेटवर्क में जरूर ऐड करने चाहिए। सिंपल सी बात है
कि हमें अपने नेटवर्क में रिडंडेंट लिंक्स ऐड जरूर करनी चाहिए। इवन ये तो एक मैं सिंपल स्विचेस के दरमियान कनेक्टिविटी एग्जांपल दे रहा हूँ। जब हम राउटर्स के दरमियान में सीरियल इंटरफेस के जरिए उनको कनेक्ट करेंगे, यानी हम फाइबर बिछा रहे होते हैं, तो तब भी फाइबर में भी याद रखिएगा ऑर्गेनाइजेशन में जो है ना एक एक्टिव और बैकअप दोनों पास होते हैं। ठीक है, एक जो है ना जिसके जरिए ट्रैफिक जा रही होती है, तो बाद में अगर इन केस वो खराब हो जाती है, कट जाती है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है उस फाइबर में, उस स्पेसिफिक वायर में, तो उसके बैकअप एक और वायर होती है, वो उसको रिमूव करके जस्ट प्लग आउट करके दूसरी को इन कर देंगे, फिर आपके नेटवर्क स्मूथ हो जाएगा, फिर कम्युनिकेशन चलती जाएगी। लेकिन ऐसे सिचुएशन के अंदर फिर जब डबल लिंक्स, मैं ये ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आपको बता रहा हूँ कि लेट्स सपोज एक और लिंक इन दोनों स्विचेस के दरमियान में लगा दिया, ठीक है, दो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के दरमियान में था। ऐसे तो ये होगा कि ट्रैफिक यहाँ से इन आउट होती जाएगी, ठीक है, वही लूप्स। डबल लिंक्स जब होंगे, रिडंडेंट लिंक्स जो होंगे, इट विल लीड यू टू क्रिएटिंग लूप्स, ठीक है, इसके जरिए आपके लूप्स क्रिएट होंगे, ठीक है। तो इसका फिर हमारे पास सोल्यूशन जो होता है, अभी फिलहाल हम लोग एक कोई देखते हैं। इसका सॉल्यूशन, ये तो पता चल गया कि ये प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास। इसका सॉल्यूशन है स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, ठीक है। स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल हमारे पास इसका सॉल्यूशन है, जिसको हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं, STP, ठीक है। STP को बेसिकली जो ना बनाया है, इसको ओरिजिनेट करने वाला IEEE है, ठीक है। IEEE का जो प्रोटोकॉल नंबर है 802.1D, ठीक है, ये एक ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, इसके ऊपर स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल काम करता है, ठीक है। अभी IEEE की बात करता हूँ। बीइंग इंजीनियर, चूंकि आपको बार बार जरूरत पड़ेगी IEEE को एक्सेस करने के लिए डिफरेंट तरह का नॉलेज, ये तो प्रैक्टिकल हम लोग करते ही जाते हैं, लेकिन जब आप किसी अच्छे ओहदे पे चले जाते हैं, वहाँ पर आपको थ्योरी का भी पता होना चाहिए इंटरव्यू पर्पज़ के लिए। उसके लिए आपको IEEE का मतलब और इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि IEEE जो है वो इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स इसको कहा जाता है, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, ठीक है। ये इसमें आईटी से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड तमाम तरह के जो टॉपिक्स, तमाम तरह के जो प्रोफेशनल जितने भी काम हो रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर, या फिर रिसर्चेज हो रही हैं इसके ऊपर, तो ये सारा ये वाला इदारा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस इदारे में जो है ना पूरी दुनिया से लोग वायर्ड और वायरलेसली, यानी ऑनलाइन प्लस फिजिकल दुनिया में 400,000 लोग इसके मेंबर्स हैं, जो काफ़ी टाइम पहले की मैंने जो है ना रिसर्च पढ़ी थी, उसके मुताबिक 400,000 लोग जो है ना इस एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ये जो इंस्टीट्यूट है इसके मेंबर्स हैं। जितने लोग जो है ना रिसर्चेज करते हैं अपनी MS PhD के अंदर, या ये स्पेसिफिकली जो मैंने फील्ड्स आपको बताई हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, तो उनको IEEE की एक्सेस चाहिए होती है, और IEEE की उनको ज़रूरत लाजमी पड़ती है रिसर्च पेपर्स वगैरह पढ़ने के लिए, या प्रीवियस जो इंडस्ट्रीज़ के अंदर काम होया हुआ है उसको स्टडी करने के लिए, ताकि उसमें कुछ अपग्रेडेशंस कर सकें, ठीक है। इवन जो है ना रिसर्च पेपर्स, आपको पता है इसकी ज़रूरत पड़ती है जब भी कोई आप MS प्रोफेशनल डिग्री या PhD की डिग्री लेते हैं, उसके लिए रिसर्च पेपर अपना भी लिखना होता है, तो वो पेपर फिर पब्लिश किया जाता है, वो फिर ये इसी IEEE को भेजा जाता है। वहाँ पर अगर जर्नल पेपर है आपका, तो वो फिर आपके पेपर को ओवरव्यू करते हैं वो टीम, और उसके बाद फिर वो या तो एक्सेप्ट करते हैं या फिर रिजेक्ट करते हैं। तो अगर आपका किसी अच्छे लेवल का पेपर है तो उसका वापस आपको पे बैक भी किया जाता है, या फिर जो है ना यहाँ से आपको ऑफर भी आ सकती है कि इनके टीम के मेंबर बन के मजीद उसके ऊपर प्रैक्टिकली काम भी कर सकते हैं आप, वो आपको बेसिकली रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए इस IEEE के बारे में आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। तो ये भी IEEE का बनाया गया एक प्रोटोकॉल है, जिसको स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। ज़रूरत क्यों पेश आई, हमने देख लिया कि हमारे नेटवर्क के अंदर जो है ना लूप्स फ्री टोपोलॉजी को क्रिएट करने के लिए जो है ना हम लोग स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल को यूज़ करते हैं, स्पेसिफिकली तब जब हमारे पास रिडंडेंट लिंक्स हों, मल्टीपल लिंक्स हों, दो बेसिकली पोर्ट्स के दरमियान में या फिर दो नोड्स के दरमियान में, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर हमने ये भी देखा कि ज़रूरत तो पड़ेगी रिडंडेंट लिंक्स की, ताकि एक एक्टिव और एक बैकअप के तौर पर हो। लेकिन रिडंडेंट लिंक्स का ये मतलब नहीं है कि फिर हमने अपने नेटवर्क को लूप्स बैकअप, ये जो है ना रिडंडेंसी जो है वो ज़्यादा नुकसानदेह है एज कंपेयर टू योर फेल ओवर ऑफ द नेटवर्क, क्योंकि रिडंडेंसी विल लीड यू टू इनिशियली यू विल नॉट एबल टू कम्युनिकेट, इनिशियली यू विल नॉट एबल टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। जब आपके नेटवर्क में रिडंडेंसी आ जाएगी, लूप्स क्रिएट हो जाएंगी, तो लूप्स आपके लिए जो है ना ये बहुत बड़ा नुकसान का बायस होती हैं। उसके लिए
फिर हमारे पास उससे बेहतर है कि रिडंडेंट लिंक्स हम क्रिएट ही ना करें। तो इसका यही तरीकाकार आमतौर पर तो हम यही करते हैं कि ये नहीं होता कि दो स्विचेस को लेट्स सपोज आपस में ऐड कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, तो दोनों पोर्ट्स ही यूज़ कर लें, दोनों वायर्स ही दोनों स्विचेस में लगा दें, एक साइड पे लगा देते हैं, दूसरी साइड पे छोड़ देते हैं, जैसे हम करते हैं प्रैक्टिकली। लेकिन बाज़ औक़ात जब हम चले जाते हैं वहाँ पर डिप्लॉयमेंट करने के बाद, लोग तो वो खाली बाहर पड़ी हुई केबल को सोचते हैं किसी ने ऐसे निकाली है, वो भी लगा देते हैं, तो उसके बायस फिर जो है ना आपका लूप जनरेट होना स्टार्ट हो जाती है। एक सिंपल सी एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपको समझ आए रियल इन्वायरमेंट की। तो उसके लिए फिर सिस्को का ये जो है ना स्पैनिंग ट्री, इस प्रोटोकॉल सिस्को की डिवाइसेस के अंदर बिल्ट इन होता है। कुछ डिवाइसेस ऐसी होती हैं, कुछ ऐसे वेंडर्स की डिवाइसेस होती हैं जहाँ पर हमने कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, लेकिन सिस्को के अंदर ये बिल्ट इन होता है, यानी कि इसको हमें कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल को। देखिएगा कैसे। अब देखें, ये 3 स्विचेस ऐड किए हमने, लेकिन इन 3 स्विचेस में कहीं से भी आपकी इंफॉर्मेशन वापस नहीं पहुंच पाएगी। क्या वजह है इस चीज़ की? ये देखें, ये स्विच है, इस स्विच से यहाँ पर, इस स्विच में इंफॉर्मेशन है, यहाँ से यहाँ, ये लिंक डाउन हो गया। क्यों? कि यहाँ पर स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल चला हुआ है ऑलरेडी बिल्ट इन। इस वजह ये देखें ना, कम्युनिकेशन तब होती है, इंफॉर्मेशन तब ट्रांसफर होती है जब सारे लिंक्स अप होंगे, और आपसे मुराद ग्रीन। अब ये कम्युनिकेशन की स्टेट में नहीं है, ये बेसिकली स्विच की जो है ना पोर्ट्स की टाइप्स होती हैं, इसकी जो है ना क्या क्या, एक होता है सबसे पहले लिसनिंग, लर्निंग, ठीक है, उसके बाद फॉरवर्डिंग, ठीक है, और उसके बाद ब्लॉकिंग, ठीक है, उसके बाद डिस्कार्डिंग। इन तमाम को मैं अभी डिटेल में आपको बताऊंगा। तो अभी ये कौन सी स्टेट है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी इतना आप याद रखें कि ये स्विच तब नेगोशिएट कर सकेगा, कम्युनिकेट तब कर सकेगा जब इसकी तमाम पोर्ट्स जो है ना ग्रीन होंगी। ग्रीन होने से मुराद ये है कि बाकी ये तो ग्रीन है, यहाँ पर तो कम्युनिकेट करेगा, डेटा भेजेगा, लेकिन ये पोर्ट जो है ना ये ग्रीन नहीं है, ये ऑरेंज है, ये अभी बेसिकली एक्टिव नहीं हुई, एक्टिव होने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसको स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल इसको एक्टिव नहीं होने दे रहा। क्यों? कि जब ये एक्टिव हो जाएगी तो आपके नेटवर्क में लूप बन जाएगी, यहाँ से इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट होगी, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और यहाँ से यहाँ, और फिर आपके लूप्स बनना शुरू हो जाएंगे। इन्फॉर्मेशन लेट्स सपोज यहाँ से आगे कोई एक, ये बेसिकली गेटवे है, MLS है यहाँ पर, यहाँ से आगे मजीद राउटर लगा हुआ है, वहां से इंटरनेट है, तो उधर इंफॉर्मेशन को जाने ही नहीं देगा, वो तमाम इंफॉर्मेशन इधर ही सर्कुलेट करती रहेगी। इस वजह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए IEEE ने स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल को इनिशिएट किया, इसको लॉन्च किया, और सिस्को ने इसको अपनी डिवाइसेस में बिल्ट इन कॉन्फ़िगर कर दिया, ताकि कोई लोग नहीं भी करते तो उसको, उनको जो है ना जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि हर लोग नॉन टेक्निकल लोग भी होते हैं। मैंने आपको बताया, ये जो आप लोग सीख रहे हैं, ये जो लोग नेटवर्क को डिप्लॉय कर रहे होते हैं, ये जो लाइन मैन्स होते हैं, या जो आपके घरों में नेट दे रहे होते हैं, या जिनको, उनको इन चीज़ों का नहीं पता होता इतना। ये जो आपके ISPs होते हैं, उनको इतनी डिटेल्ड नॉलेज नहीं होती इन चीज़ों की कि आप लोग सोचें। उन्होंने बस कुछ रटे रटाए स्टेप्स याद किए होते हैं, ये करेंगे तो हमारा नेट चल जाएगा, और अगर प्रॉब्लम आती है तो ये करके रीसेट कर लेंगे तो वो दोबारा बहाल हो जाएगा। तो इस वजह से उनको क्या पता ये लूप्स क्या होती हैं, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल क्या होता है। तो ऐसे लोगों के लिए, या फिर नॉर्मल जब डिप्लॉयमेंट के लिए, ताकि बेसिकली जब भी कोई वेंडर, ये सिस्को को क्यों प्रेफर किया जाता है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो बेसिकली डिवाइस जितनी यूजर फ्रेंडली होगी, जो जितनी ज़्यादा इजीली एडजस्टेबल और इजीली जो है ना आपके पास हैंडल करने के काबिल होगी, उसी डिवाइस को लोग प्रेफर करेंगे। तो यही बेसिकली वजूहात हैं जिसकी वजह से सिस्को जो है ना टॉप पे जा रहा है, और सिस्को की डिवाइसेस को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, इसके कुछ बिल्ट इन मॉड्यूल्स की वजह से, बिल्ट इन इसके कुछ फीचर्स की वजह से, और ये इसके यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस की वजह से। इसमें जो अभी तो मैं आपको CLI में समझा रहा हूँ, यही काम जब GUI में करते हैं तो ज़्यादा बाकी डिवाइसेस के GUI इंटरफेसेस की निस्बत ये सिस्को का GUI इंटरफेस इन डिवाइसेस का ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है, ठीक है। तो ये बेसिकली वजूहात हैं जिसकी वजह से स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल को यूज़ किया गया। लेकिन अब स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल याद रखिएगा कि ये लेयर 2 का प्रोटोकॉल है, और ये लेयर 2 लिंक्स के ऊपर जो है ना एप्लीकेबल है। लेयर 2 से मुराद क्या है कि स्विच, जिसको हम लेयर 2 के स्विच की बात करते हैं, तो ये राउटर के ऊपर इसको नहीं बेसिकली इंप्लीमेंट किया जा सकता, ये राउटर के ऊपर इंप्लीमेंट होने वाला प्रोटोकॉल नहीं है स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, ना ही MLS के ऊपर बात आती है। लेयर 2 से मुराद तो ये क्लियर हो गया कि राउटर के ऊपर नहीं चलेगा, स्विच के ऊपर चलेगा। अब स्विच में 2 कैटेगरीज होती हैं, एक लेयर 2 का स्विच जिसको हमने पहले देखा, जो अभी हमने डिप्लॉय किए हुए, और एक MLS होता है, ठीक है, ये है मल्टी लेयर स्विच। तो अब ये याद रखिए, मल्टी लेयर स्विच में आपको पता है दोनों फंक्शनैलिटीज होती हैं, राउटिंग की भी और स्विचिंग भी की भी, ठीक है। तो MLS में बेसिकली जो इसकी स्विचिंग पार्ट होता है, स्विचिंग पार्ट के ऊपर इसको चलाया जाता है,
ठीक है, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल चलता है, लेकिन इसका जो राउटिंग पार्ट होता है तो राउटिंग पार्ट के ऊपर ये MLS नहीं काम करता। यानी राउटिंग कोई भी प्रोटोकॉल चलाएंगे या कोई भी काम कर रहे होंगे वहां पर आपको ये सपोर्ट नहीं कर रहा होगा स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। लेकिन MLS को ज्यादा प्रेफर्ड किया जाता है स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल में। याद रखिएगा ऑटोमेटिकली जब हम एक डिप्लॉयमेंट कर रहे होते हैं तो वहां पर जब स्विचेस को आपस में ऐड करेंगे और इनके दरम्यान में लूप्स बन जाएंगी, तो लूप्स को अवॉइड करने के लिए स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल चलेगा। तो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल जब चलेगा तो ऑब्वियसली कुछ पाथ्स एक्टिव हो जाएंगे और कुछ पाथ्स बैकअप हो जाएंगे। लेकिन उस पूरी टोपोलॉजी में चाहे 2 स्विचेस हैं, 3 स्विचेस हैं या 10 स्विचेस हैं, एक स्विच ऐसा होगा जिसकी कोई भी पोर्ट डाउन नहीं होगी। वो बेसिकली एक ऐसा स्विच होगा जो सबके साथ ताकि इंफॉर्मेशन को शेयर कर सके, सबकी इंफॉर्मेशन उस तक आ रही होगी और वो उस इंफॉर्मेशन को सब तक पहुंचाएगा भी। ये भी तो हमारा जरूरी है ना कि इंफॉर्मेशन पहुंचे भी। ये ना हो कि हम 8 10 15 स्विचेस ऐड कर लें अपनी टोपोलॉजी के अंदर, तो उसका ये हो कि बार बार बहुत सारी जगहों पे ये ग्रीन, ये वाली ऑरेंज वाली आपको नजर आएंगी पोर्ट्स, जिनको जो बेसिकली आप नहीं होंगी, जो डेटा ट्रांसफर करने के कैपेबल नहीं होंगी। तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि वो स्विचेस, कुछ स्विचेस दरमियान में ऐसे होंगे कि जो डेटा एक से दूसरे तक पहुंचेगा ही नहीं। उसके लिए फिर ऐसे केस के अंदर जो है ना एक रूट स्विच बन जाता है या रूट ब्रिज बन जाता है। ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है उस किसी भी एक स्विच से आए हुए डेटे को दूसरी तमाम स्विचेस तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो वो चूंकि जब वो इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, टोपोलॉजी के अंदर बहुत सारे स्विचेस ऐड होंगे, तो इसका एक ड्रॉबैक ये भी होगा कि हमारे नेटवर्क के अंदर ट्रैफिक भी काफी ज्यादा होगी ना। तो एक सिंपल ऐसे स्विच को तो उसको हैंडल करना मुश्किल होगा। हमने देखा था कि ये जो MLS होता है इसमें कैपेबिलिटी होती है कि डेटे को ज्यादा अच्छी तरह से हैंडल कर सकता है, इसका साइज, इसकी कैपेसिटी, इसकी कन्वर्जेंस, हर एक लिहाज से जो है ना ये अच्छा होता है मल्टीलेयर स्विच। तो इसलिए जिस स्विच को हमने रूट स्विच बनाना होता है वो स्विच ज्यादातर हम लोग प्रेफर करते हैं, MLS को ऐड करते हैं। ये तमाम बातें जो मैंने आपको बताई हैं यहाँ पर लिखी भी हुई हैं। ठीक है, तो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल जो है ना लेयर 2 डिवाइसेस और लेयर 2 लिंक्स के ऊपर काम करता है। आपको ये बात समझ आ गई? ठीक है, और स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल का हमें बेनिफिट समझ आ गया कि लूप्स को प्रिवेंट करता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है हमारे नेटवर्क की। ठीक है, ताकि रिडंडेंट लिंक्स भी होंगे तो उन रिडंडेंट लिंक्स की वजह से आपके फेलियर का चांसेस बहुत कम होंगे, इंफॉर्मेशन जो है ना सोर्स डेस्टिनेशन इजीली ट्रांसफर कर पाएगी। ठीक है, तो फिर मल्टीपल वीलैंड्स के केस में भी हमारे स्विचेस में जब मल्टीपल वीलैंड्स बनी होंगी उनको भी हैंडल करना हमारे पास इजी होगा, क्योंकि वो MLS भी साथ हमारे पास ऐड होया होगा, उसी को सर्वर भी बना लेंगे, उसी को वही रूट स्विच भी होगा। ठीक है, रूट स्विच या सर्वर दोनों हम सेम स्विच को बना लेंगे, फिर उसके जरिए इंफॉर्मेशन को आगे कैरी करके लेके जाना ईजी होगा। यहाँ तक नोट कर लें सारे लोग, फिर आगे चलते हैं। और किसी का यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो वो भी पूछ ले, नोट कर लेना। आपको किधर है रजिस्टर? जी, ये थोड़ी सी तमहीद मैंने बांध दी है बेसिकली स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल के हवाले से। तो ऑनलाइन वाले लोग किसी को कोई बात अगर समझ ना आई हो तो पूछ सकता है अभी, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट फर्दर मूव करते हैं आगे।
जी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है, गुड। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था कि ये स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल बेसिकली लेयर 2 डिवाइसेस और लेयर 2 लिंक्स के ऊपर एप्लीकेबल है। लेयर 3 डिवाइसेस या लेयर 3 लिंक्स के ऊपर ये नहीं एक्सेप्टेबल एप्लीकेबल। तो उसके लिए हालांकि हम लोग MLS, मैंने बताया कि मल्टी लेयर स्विच जो होते हैं उनको रूट स्विच के तौर पर इस्तेमाल करते हैं स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, लेकिन उसका सिर्फ जो है ना स्विचिंग वाला जो पार्ट होता है मल्टी लेयर स्विच का, ना कि राउटिंग वाला पार्ट। तो इसकी वजह मैंने आपको बता दिया था कि जो मल्टी लेयर स्विच जो है इसके अंदर कब ये रूट स्विच बनने की कैपेबिलिटी अच्छी होती है। ये एक एग्रीगेशन डिवाइस है, और इसके अलावा ये मोस्टली जो है ना बड़े इन्वायरमेंट्स के अंदर और इसके मॉडल नंबर की वजह से और इसकी पावरफुल और हाई हाई कम्युनिकेशन जो है ना पावर की वजह से इसको ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है नेटवर्क के अंदर MLS के तौर पर कॉन्फ़िगर करने के लिए। ये एक एग्जांपल है, देखें स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल की आपके सामने, कि ये बेसिकली मल्टी लेयर स्विच 1 है, और हमेशा जो होता है ना एक एक्टिव और एक बैकअप साथ रखा जाता है। तो ये 2 मल्टी लेयर स्विचेस हैं। उसके साथ आगे हमने अपने नेटवर्क में बहुत सारे स्विचेस ऐड किए हैं जो एक दूसरे के साथ भी देखे कनेक्टेड हैं, और इन MLS के साथ वो तमाम के तमाम स्विचेस कनेक्टेड हैं। इस साइड वाले भी ये सारे स्विचेस, ये जो लिखा हुआ है ये वाला और ये वाला, अगर आपको नजर आ रहा हो एरो, ये MLS1 और MLS2, ये तमाम बाकी जो स्विचेस हैं वो लेयर 2 के स्विचेस हैं। ठीक है, ये भी बेसिकली अभी आप सिंपल लेयर 2 ही समझे, काम ही सारा लेयर 2 के ऊपर ही हो रहा है, लेयर 3 के ऊपर कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, तो इनके ऊपर ये सारे बाकी स्विचेस इनके साथ अटैच हैं, कनेक्ट हैं, लेकिन इसमें जो रूट का काम करेंगे वो इनमें से कोई दो, इन दोनों में से होगा। और वो कैसे इनको इलेक्ट किया जाता है और कैसे इसका बेसिकली फैसला होता है, ये चीज़ मैं डिटेल में आपको बताता हूँ कि रूट स्विच बनता कैसे है, रूट स्विच होता क्या है। तो अब ये इन सब के साथ जो है ना बेसिकली एक स्पैनिंग ट्री क्रिएट हो गई है, एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बन गया है ना। लेकिन ट्री में भी एग्जांपल क्या होती है, ट्री में क्या होता है, ये देखें, ये जैसे एक एग्जांपल है, ये आपको एक ट्री नजर आ रही है। ठीक है, ये वही डायग्राम है जो ऊपर आपको मैंने दिखाई है। तो ट्री में कोई भी ऐसी शाख होती है जो एक शाख निकल गई किसी एक आप दरख्त से, वो शाख निकलने के बाद वापस आकर तने के साथ जुड़ सकती है, वापस जुड़ती है। ऐसे होता है दरख्त से इधर से निकल के कोई शाख दोबारा वापस दरख्त के साथ जुड़ जाए, ऐसा कभी देखे आपने, ऐसा सिनेरियो देखे? नहीं देखा होगा ना। तो यही काम यहाँ पर भी स्पैनिंग ट्री के प्रोटोकॉल का है, क्योंकि जब यहाँ से एक चीज टेनी जैसे आपको निकलती हुई नजर आई है, यहाँ से घूम के फिर वापस जाके इसी के साथ अगर जुड़ जाएगी तो ये लूप इसी को कहते हैं। तो यहाँ पर भी आपके पास ऐसे इस ट्री का भी ऐसे ही बड़ा हुआ स्ट्रक्चर होता है, बड़ी होती है इस तरह से फैली हुई। कोई भी ये देखें जो इसकी ब्रांच है वो वापस आकर कनेक्ट नहीं हो रही इसके मेन जो इसका पार्ट है उसके साथ। जो चीज़ एकदम एग्जिट हो गई वो आगे किसी और डेस्टिनेशन की तरफ जाएगी। यहाँ पर इस ब्रांच से एग्जांपल आप इससे निकलने वाली वायर्स और उसमें साथ ऐड होने वाली डिवाइसेस को कंसिडर करें, और वापस आने वाली और बाकी जितनी भी ब्रांचेज हैं उनमें सबको स्विच कंसिडर कर लें। तो तमाम इंफॉर्मेशन जो एकदम एग्जीक्यूट होगी घूम फिर के वापस इस स्विच में वापस नहीं आएगी, इस स्पेसिफिक रूट में नहीं आएगी, इस रूट तक नहीं पहुंचेगी। तो यही कंसेप्ट है स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल का। समझ आ गई इस कंसेप्ट की ना? ये तो एक रियल लाइफ सिनेरियो मैंने आपको बता दी है, जो रियल लाइफ में भी आपको इस चीज़ का कंसेप्ट पता होगा। अच्छा, तो अब ये बेसिकली सबसे पहले इस चीज़ का देख लेते हैं कि स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल में या आमतौर पर टोपोलॉजी में जब इस तरह का लूपिंग फैक्टर इन्वॉल्व हो रहा हो तो स्विच को किस तरह से डिफाइन करेंगे कि वो रूट स्विच बनेगा। तो क्या इसका कंसेप्ट होता है आशान, किस बेस के ऊपर स्विच को फैसला करते हैं कि ये रूट स्विच बनेगा? हाँ, आप बताइए। आप में से किसी को नहीं पता, ठीक है। ऑनलाइन वालों में से कोई अगर शेयर करना चाहते हैं, किसी को पता हो कि स्विच में किस तरह से फैसला किया जाता है, जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं, कि कौन सा रूट स्विच बनेगा? एग्जैक्टली जी। तो इसमें बेसिकली दो चीज़ों को चेक किया जाता है, एक चीज़ को नहीं देखा जाता है। ठीक है, एक देखा जाता है प्रायोरिटी प्लस मैक एड्रेस। ठीक है, रूट स्विच इज इक्वल टू प्रायोरिटी प्लस मैक एड्रेस।
अब ये जो प्रायोरिटी की वैल्यू जो होती है ना, याद रखिएगा 0 से लेकर ये रूट स्विच का इलेक्शन में लोएस्ट स्विच आईडी, ठीक है, जिसकी होगी वो रूट स्विच बन जाएगा। तो स्विच आईडी क्या होती है, यहाँ पर मैंने हाली स्विच लिखा, रूट स्विच लिखा या स्विच आईडी लिखूं एक ही बात है, ठीक है। यहाँ पर इसको थोड़ा सा मैं अगर इंप्रूव कर लूं, लिख लेते हैं स्विच आईडी। इसका तयन कैसे करते हैं, प्रायोरिटी प्लस मैक एड्रेस, ठीक है। ये दो चीजें होती हैं जिन स्विचेस की कंपेयर करके इनके बाद फैसला किया जाता है कौन सा स्विच जो है रूट स्विच बनेगा। अब प्रायोरिटी जो होती है ना, प्रायोरिटी की वैल्यू जो होती है वो 0 से लेकर 61,440 तक होती है, और बाय डिफॉल्ट जो है वो 32,768 हर स्विच की। जब हम लोग आमतौर पर स्विच को डिप्लॉय कर रहे होंगे तो हर स्विच की प्रायोरिटी, प्रायोरिटी का मतलब एक नंबर, एक वैल्यू उनको असाइन की जाती है। उसको चेंज भी कर सकते हैं हम लोग, लेकिन अगर हम उसकी बेस पे फैसला नहीं करना चाहते, जनरली वो सब स्विचेस की सेम होती है, 32,768 सब की ये प्रायोरिटी नंबर होता है, ठीक है। उसके बाद मैक एड्रेस दूसरी, आमतौर पर ज्यादातर अभी जो बाय डिफॉल्ट जो इलेक्शन किया जाता है, जैसे अभी इनिशियली ये स्विचेस, अब मैं इनको रीस्टार्ट करूंगा अगर देखिएगा, ये अभी डाउन स्टेट है, ठीक है, ब्लॉकिंग स्टेट है, ठीक है। इसके बाद जैसे ये ऑरेंज होंगे, देखिएगा कुछ देर के बाद ये अभी ये लिसनिंग और लर्निंग स्टेट में आ गए, ठीक है। उसके बाद अभी भी कोई भी स्विच की कोई भी पोर्ट जो है वो फॉरवर्डिंग नहीं है, फॉरवर्डिंग से मुराद यह है कि डेटा को ट्रांसफर करना। जिस दौरान ये अभी ये ऑरेंज इनकी बेसिकली पोर्ट्स हैं, ऑरेंज का मतलब होता है लिसनिंग और लर्निंग कर रहे हैं। लिसनिंग लर्निंग से मुराद ये होती है कि ये अपने मैक टेबल को और अपनी तमाम स्विच अपनी इंफॉर्मेशन को आगे मजीद स्विचेस के साथ शेयर कर रहे हैं। अभी किस बेस के लिए, ताकि इनमें से इन स्विचेस में से एक रूट स्विच को इलेक्ट किया जा सके, ठीक है। इलेक्शन करने के लिए ये सबसे पहले तमाम स्विचेस एक दूसरे को अपना डेटा भेजेंगे, उस वो जब ये ऑरेंज इनका होगा, ठीक है। उसके बाद ये टाइम कितना होता है, लिसनिंग का भी 15 सेकंड बाय डिफॉल्ट टाइम जो होता है, लिसनिंग का भी 15 सेकंड होता है और लर्निंग का भी 15 सेकंड होता है। और ये वो दो स्टेट्स हैं जिस दौरान में ये तमाम स्विचेस जो होते हैं अपने डेटे को आगे पीछे जो भी टोपोलॉजी के अंदर जो जो चीज़ें इनके साथ ऐड होती हैं उनकी इंफॉर्मेशन को अपडेट कर रहे होते हैं, शेयर कर रहे होंगे। उस जब इंफॉर्मेशन को शेयर कर लेंगे, उस इंफॉर्मेशन को आगे एक्सचेंज कर लेंगे, एक्सचेंज करने के बाद इनको पता चल जाएगा इनकी प्रायोरिटी नंबर क्या है। और इनका इनकी दूसरी चीज, प्रायोरिटी नंबर तो पता चल गया हमने हमें के सब की बाय डिफॉल्ट 32,768 होगी, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज मैक एड्रेस। अब क्या प्रायोरिटी नंबर तो मैंने बात कर दी कि ये बाय डिफॉल्ट सबका सेम होगा, तो क्या मैक एड्रेस भी सबका सेम हो सकता है? हाँ, कोई कह सकता है कि मैक एड्रेस, याद रखिएगा मैक एड्रेस कभी भी किसी डिवाइस का सेम नहीं होता, ठीक है। मैक एड्रेस वो एक फिजिकल एड्रेस होता है। जब भी कोई एक डिवाइस मैन्युफैक्चर की जाती है तो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर उसमें वो ठप्पा लगाकर भेज देता है, और वो उसका बिल्ट इन एड्रेस वो फिक्स रहता है, उसको चेंज नहीं किया जाता। जब हम आईपी एड्रेसिंग को सीख रहे थे तो वहां पर भी हमने देखा था कि एड्रेसेस दो तरह के होते हैं कोई भी मशीन जो है, एक आईपी एड्रेस होता है और एक मैक एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस तो जगह के हिसाब से चेंज होता रहता है, लोकेशन के हिसाब से, डिवाइसेस की कनेक्टिविटी के हिसाब से। लेकिन मैक एड्रेस जो होता है वो हमेशा उस डिवाइस का फिक्स्ड रहता है, वो डिवाइस वो कभी भी चेंज नहीं होता, ठीक है। मैक एड्रेस फिजिकल एड्रेस, फिजिकल इसलिए कहा जाता है कि फिजिकल उस डिवाइस के ऊपर भी लिखा होता है और उस डिवाइस का एक बिल्ट इन होता है। जब शुरू में ओईएम ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर उस डिवाइस को डिजाइन करता है तो उसके साथ उसका जो है ना पैच कर देता है और वो फिक्स रहता है। तो ये इन दो के बेस पे होगा। अभी तो हमने ये चीज देख ली कि प्रायोरिटी की बेस पे अभी हम फैसला नहीं कर सकते, क्यों? अब देखिएगा यहाँ पर अगर चेक करें इनकी स्विच की कॉन्फ़िगरेशन में जाएं, यहाँ पर कमांड है शो स्पैनिंग ट्री। अब देखिए ये बेसिकली ये 32,768 जो मैंने वैल्यू बताई है, लेकिन यहाँ पर 32,769 शो कर रहा है। ये देखिए मैंने आपको बताया कि ये 32,768 होती है बाय डिफॉल्ट, तो यही होती है 32,768 प्लस सिस्टम आईडी, जो वीलैन 1 जो हम लोग बनाते हैं वीलैन की आईडी एक उसको ऐड किया जाता है, वो भी आपको पता है डिफॉल्ट वीलैन होती है, ठीक है, वीलैन 1 जिसको हम लोग रिमूव नहीं करते, तो वीलैन 1 एक वो ऐड कर दी जाती है इसमें, तो टोटल ये 32,769 बनता है। लेकिन जब प्रायोरिटी की बेस के ऊपर फैसला किया जा रहा होता है तभी इसको चेक किया जाता है, ये सब की सेम होगी। अभी हमने इन स्विचेस को नाम भी चेंज करने हैं। होस्ट नेम
इसको नाम दे देते हैं एडमिन। एडमिन का स्विच है लेट्स सपोज, बाद में अभी इनिशियली जस्ट इनको आपस में डिफरेंशिएट करने के लिए, बाद में इनको चेंज कर लेंगे नाम इनके। पोस्ट नेम फाइनेंस, पोस्ट नेम HR। ठीक है, ये बेसिकली 3 हमने ऐड कर दिए, 3 नाम। लेकिन अब एडमिन की तो मैंने CLI में आपको दिखाया। स्विच 1 में अगर हम लोग यहाँ पर चेक करें शो स्पैनिंग ट्री, ठीक है, तो यहाँ पर स्पैनिंग ट्री में देखें इसकी जो आ रही है वैल्यू वो 32,768, जो कि कौन सा स्विच है, एडमिन। इस तरह से स्विच 2 जो है HR, यहाँ पर भी अगर हम लोग चेक करें शो स्पैनिंग ट्री, तो यहाँ पर भी जो प्रायोरिटी, ये जो प्रायोरिटी की वैल्यू 32,760 सेम है, जो मैंने कहा था बाय डिफॉल्ट सब में सेम होगी। इसी तरह से जो थर्ड स्विच है फाइनेंस, उसको भी अगर देखें शो स्पैनिंग ट्री, तो यहाँ पर भी 32,768 सब जो है ना स्पैनिंग बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी नंबर सेम है। अब रूट स्विच की कैटेगरीज कैपेबिलिटीज क्या होंगी, उसकी क्या होगी, मैंने आपको बताया कि सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है कि उसकी तमाम पोर्ट्स अप होंगे, एक उस एंड से भी और उसके अगेंस्ट दूसरी साइड से भी। सबसे पहली आपने ये याद रख लेना है। और उसकी रूट आईडी और ब्रिज आईडी दोनों सेम होंगी। ये 2 इंपॉर्टेंट बातें याद रख लीजिएगा। और उसकी पोर्ट्स जो होंगी वो रूट पोर्ट्स कहलाएंगी। रूट स्विच की जो बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ क्वालिटीज़ जो होंगी, उसकी करैक्टरिस्टिक्स जो होंगी, वो आप याद रख लें। पहले तो उसकी तमाम पोर्ट्स जो हैं वो अप होंगी, ठीक है। अप होने से मुराद उस एंड से भी, लेट्स सपोज ये टोपोलॉजी में अगर मैं आपको दिखाऊं, तो यानी ये स्विच है ना अगर रूट स्विच, तो यहाँ सर इससे जो एग्जिट हो रही होगी वो भी, और साथ साथ जहाँ पर जाके कनेक्ट होंगी वहां पर भी, दोनों साइड से ये पोर्ट्स अप होंगी, ना कि एक साइड से जस्ट, ठीक है। यानी रूट पोर्ट और डेजिग्नेटेड पोर्ट्स दोनों अप होंगी। उसके बाद उसकी जो रूट आईडी और ब्रिज आईडी वो दोनों सेम होंगी। और उसके बाद उसकी पोर्ट्स रूट पोर्ट्स होंगी, ठीक है। तो इनमें से इन क्वालिटीज को ध्यान में रखते हुए आप इस टोपोलॉजी को देख के मुझे बताएं कि कौन सा स्विच यहाँ पर रूट स्विच होना चाहिए। एक ये जो स्विच है इसको हमने नाम दे दिया फाइनेंस, ये जो है फाइनेंस हमने इसको नाम दे दिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ये जो स्विच है, इस स्विच को नाम दे दिया एडमिन। और फिर ये क्या रह गया, HR। एडमिन और फाइनेंस में से आपको कौन सा लगता है कि ये रूट स्विच है, फाइनेंस, एडमिन या HR? अपने देखें, गौर करें, फिर मुझे बताएं। गलत भी हुआ कोई बात नहीं, अभी तो आपको नहीं पता ना इस चीज का। सिर्फ जो मैंने क्वालिटीज बताई हैं उसकी बेस पे वेल डन, बिल्कुल HR देखने में लग रहा है। चूंकि बज़ाहिर जो हमने अभी कैटेगरीज देखी उनमें से एक कैटेगरी सबसे पहले इनिशियली देखने में, बाकी तो कॉन्फ़िगरेशन से पता चलेगा, लेकिन एक क्वालिटी मैच होती है, कौन सी, दोनों तरफ से ये आप इसकी पोर्ट से देखें, इस एंड से भी और जहां पे जाकर कनेक्ट हो रही होंगी, ठीक है। तो इसके अलावा कॉस्ट की बात पर भी फैसला करते हैं कि बाकी तमाम जो है ना स्विचेस से इसका डिस्टेंस कॉस्ट सब की सेम, सब तक सेम होती है, ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगती। लेट्स सपोज एडमिन है, एडमिन क्यों रूट स्विच नहीं है, देखें एडमिन को अगर लेट्स सपोज फाइनेंस के साथ कनेक्ट करना है, कम्युनिकेट करना है, तो उसको इसकी मदद लेनी पड़ेगी, तो कॉस्ट तो बढ़ जाएगी। ऐसे ही फाइनेंस को एडमिन के साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा, तो उसको जो है ना कॉस्ट बढ़ जाएगी, इस रास्ते से उसको आना पड़ेगा। जबकि HR को एडमिन के साथ भी डायरेक्टली कनेक्टिविटी अप है दोनों तरफ से यहाँ पर, और फाइनेंस के साथ भी दोनों तरफ से आप पर डायरेक्टली सेम कॉस्ट आ रही है। तो जो ये एक और बात, सेम कॉस्ट होगी। जो रूट स्विच होगा उसकी तमाम आगे ब्रिजेस तक पहुंचने के लिए, तमाम डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए कॉस्ट उसकी सेम होगी।
अब ये कॉस्ट के हवाले से ये तमाम हर एक बात एक पूरा कॉन्सेप्ट है जिसको हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। जो बातें नहीं समझ आती कोई बात नहीं, नोट कर लें, अगर मुझसे मिस हो गई फिर पूछिएगा, लेकिन पहली बात है इन तमाम चीज़ों को हम एक्सप्लेन भी करेंगे, ठीक है। कोई कंफ्यूज तो नहीं हो रहा? स्क्रीन स्टक है जी। अभी स्क्रीन सही है अबरार साहब? जी अवैस उबैद। स्विचेस नजर आ रहे हैं, बाकी आगे कुछ भी नहीं दिख रहा है। अच्छा तो अभी ये जो ठीक आ रहा है, अभी तक तो समझ आ रहा है। अच्छा चलें ठीक है, यहाँ तक बात होगी। अब हम लोग ये चीज देख ली, रूट स्विच बजायर हमें देखने में कौन सा लगा, HR देखने में लगा। ये तो हमें बजायर सिर्फ एक चीज से पता चला ना, बाकी चीजें भी हम लोग देख लेते हैं इसका। दूसरी, अब याद रखिएगा जिसकी स्विच आईडी जो है ना सबसे कम होगी वो रूट स्विच होगा। स्विच आईडी से मुराद प्रायोरिटी, तो हमें पता चल गया कि बाय डिफॉल्ट सबकी सेम है। सबकी सेम होने से मुराद यह है कि प्रायोरिटी की वैल्यू सबकी सेम है, इनमें से किसी को भी कम कर देते हैं तो वो रूट स्विच बन जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ अभी एक और चीज है, मैक एड्रेस। मैक एड्रेस के ऊपर हमने देखा कि वो सबका सेम नहीं है, मैक एड्रेस जो है ना सबका डिफरेंट होता है। तो अब मैक एड्रेस जिसका सबसे कम होगा, जिसके मैक एड्रेस की वैल्यू, वो स्विच जो है वो रूट स्विच बन जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं इन तीनों स्विचेस के मैक एड्रेसेस को लेते हैं, उनको कंपेयर करते हैं और उसके बाद चेक करते हैं कि कौन सा स्विच जो है ना, किसके स्विच की मैक एड्रेस की वैल्यू सबसे कम है। हमें पता है ना कोई भी वैल्यूज जब हो डेसिमल में या हेक्साडेसिमल में, उसको लेफ्ट से राइट, तो ये हेक्साडेसिमल में होता है आपका स्विच आईडी जो होती है या मैक एड्रेस, हमेशा जो आपको पता है जी 6 बाइट्स। कम होगी तो होगा या ज्यादा होगी तो कम कम कम, जिसकी प्रायोरिटी भी और मैक एड्रेस भी, जो कम कम वैल्यूज होंगी, कम वैल्यू की बेस के ऊपर उसको रूट का इंतखाब किया जाएगा, ठीक है। तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जो लोग जैसे कुछ FSC वाले भी या 9th 10th वाले भी बैठे हुए हैं, तो उनको ये बात पता होनी चाहिए 1 से लेकर 9 तक तो आपको सबको पता है जो वैल्यूज। उसके बाद जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है उसमें 10 को क्या कहते हैं, ए, 11 को क्या कहा जाता है, 12 को डी, 13 को डी, 14 को ई, 15 को है ना, और 16 को जी, 17 को एच, ऐसा ही है। हाँ, कि हेक्साडेसिमल में 15 तक हमारी 16 वैल्यूज पूरी हो जाती हैं, ठीक है। 16 17 का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता यहाँ पर। हेक्साडेसिमल, डेसिमल नंबर सिस्टम 10 जो 0 से स्टार्ट होता है 9 तक, और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम 0 से 15 तक, ठीक है 15। टोटल उसमें वैल्यू 0 को ऐड करके 16 हो जाती है। तो ये रिप्रेजेंटेशन होगी बेसिकली। जब अभी हम मैक एड्रेस देख रहे होंगे ना, उसमें कहीं पर आपको ये जो आमतौर पर नंबर्स का तो पता है, लेकिन जब ये फिगर्स नजर आ रही होंगी तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। उसमें बेसिकली जो ए होगा वो 10 को शो कर रहा होगा, जो बी होगा वो 11 को शो कर रहा होगा। उसके लिए हम लोग इन सब के मैक एड्रेसेस को भी यहाँ पर लिख लेते हैं। फाइनेंस का मैक एड्रेस सबसे पहले देखते हैं कि क्या है। तो उसके लिए यहाँ पर शो स्पैनिंग ट्री, तो इसकी रूट आईडी प्रायोरिटी में इसमें ये आ गया कि 32,769। इसका एड्रेस ये हमारे पास शो हो रहा है 0001, और ये DAC, ये वाली जो वैल्यूज हैं इनके बारे में आपको कह रहा था कि कंफ्यूज नहीं होगा। इनको कॉपी कर लेते हैं और टोपोलॉजी में ही पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पर। ये फाइनेंस का था तो फाइनेंस के आगे इसको लिख लेते हैं, ये हो गया, ठीक है। इसी तरह से एडमिन का हम लोग कॉपी कर लेते हैं। और दूसरी बात, फाइनेंस में एक चीज़ और देख लें आप कि इसकी देखिएगा, चलें वो मैं बाद में बताऊंगा, बाकी क्वालिटीज़ में आपको बाद में बताऊंगा, पहले अभी इस चीज़ को अच्छी तरह से आप लोग देख लें। एडमिन, यहाँ पर शो स्पैनिंग ट्री, प्रायोरिटी सेम, उसके बाद एड्रेस को देखेंगे। अगर दोनों वायर अगर येलो हो तो, जी बोलिए। दोनों वायर्स अगर येलो हो, अभी तो यहाँ पे 2 ग्रीन है, तो आप कह रहे हैं HR दोनों येलो, फिर तो वो उसका मतलब है कि वो अभी लिसनिंग लर्निंग कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है आपके स्विच में, वो अभी वो कुछ देर के बाद हो जाती हैं।
अच्छा, ये बेसिकली यहाँ पे ब्रिज आईडी, यहाँ पर इनका ये जो है ना रूट, इनमें से जो रूट स्विच बना हुआ है ये उसका मैक एड्रेस मैंने कॉपी किया। ये बेसिकली ये जो इसका एड्रेस है इन स्विच का इंडिविजुअल जो एड्रेस है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, वो मैं ऊपर मैंने वो गलत कॉपी किया है, चेंज कर लेते हैं। ये जो है ये मैं आपको बताऊँगा। उससे पहले ये जो है ये ब्रिज आईडी के आगे जो लिखा हुआ है मैक एड्रेस, इसको हम कॉपी करेंगे। ठीक है, इसके बाद एडमिन में आए, एडमिन का है ठीक है। उसके बाद HR, ये हो गया। ठीक है, अब इनमें से कंपेयर करके आप चेक करें लेफ्ट टू राइट। ठीक है, लेफ्ट टू राइट आपको ये तो पता है ना कौन सी वैल्यू बड़ी होती है कौन सी वैल्यू छोटी होती है। एक है 11112 और एक है 1121 और एक है 1212। तो आपको पता है जो सबसे बाद में मैंने कही है 1212 वो वैल्यू सबसे बड़ी होगी, जो वैल्यू लेफ्ट साइड से जिसपे सबसे बड़ी वैल्यू पहले आ जाती है। तो अब ये जो है फाइनेंस का है 00D। अब यहाँ पर डी को मैंने आपको बता दिया कि किस चीज को शो करवा रहा है, D13 को। ठीक है, इसके बाद ये है 0009। तो ट्रिपल, और इसमें तो कोई हेक्साडेसिमल की वैल्यू पहले बाइट में आई नहीं है, तो ये बेसिकली इससे तो छोटा है, ये पता चल गया। ये एक बड़ी वैल्यू है, हमें ये पता चल गई। ठीक है, 00D यानी 00 के बाद डायरेक्ट 13 आ रहा है यहाँ पर 000, तो ये इससे छोटा। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे ये भी 000 और ये भी 000, ये छोटे हैं ना दोनों, और ये 00 है उसके बाद कोई वैल्यू आ रही है, ये ऑब्वियसली सबसे बड़ा है। तो इन दोनों को अब हम कंपेयर करेंगे, इन दोनों में भी 000 और उसके बाद यहाँ पर 9 वैल्यू आ रही है और यहाँ पर 1 आ रही है। तो ये यहाँ से पता चल जाता है कि HR वाले का मैक एड्रेस कम है या नहीं है। क्लियर हो रही है बात ना, सबको समझ आ गई। तो इस तरह से हम कंपेयर करते हैं लेफ्ट टू राइट, जहाँ से जो है ना लेफ्ट साइड पे सबसे कम वैल्यू होगी, तो वहां से हम लोग इस चीज का फैसला कर लेंगे कि वो स्मॉल है। तो और हमने देखा भी यही था, आप लोगों ने भी यही बताया था कि HR जो है वो रूट स्विच है यहाँ पर। तो हमने देख लिया कि स्विच आईडी भी इसकी सबसे कम ही है, इसका मैक एड्रेस की जो वैल्यू है वो भी सबसे कम, जिसका मैक एड्रेस होगा वो इस चीज का जो है ना रूट स्विच बन जाएगा। ये तो अभी बाय डिफॉल्ट इनका इलेक्शन हुआ है ना, और बाय डिफॉल्ट ये बने, इनमें हमने किसी को कॉन्फ़िगर कुछ नहीं किया। लेकिन ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा नहीं होगा, वहां पर तो आपने क्या पता, ये तो बिल्ट इन है ना, बिल्ट इन मैक एड्रेस। कोई हमें पहले भी सबके मैक एड्रेसेस देखेंगे, फिर उनको कंपेयर करेंगे, फिर देखेंगे कि सबसे छोटा कौन सा है, फिर तो नहीं उनको डिप्लॉय करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। और ये तो मैं जनरली बता रहा हूँ बाय डिफॉल्ट इनका इलेक्शन कैसे होता है। ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हम लोग ऑब्वियसली MLS को रूट स्विच के तौर पर यूज करेंगे, या फिर इनको सेम भी मॉडल्स को अगर रूट स्विच के तौर पर डिप्लॉय करें, ये रूट ब्रिज के तौर पर डिप्लॉय करें, तो उनको कॉन्फ़िगरेशन करके हम लोग उसके प्रायोरिटी की बेस पे हम उस प्रायोरिटी की वैल्यू को कम करके या फिर हार्डली उसको रूट स्विच बनाकर उसको कॉन्फ़िगर कर लेंगे। जो भी रूट स्विच बन जाएगा उसके अलावा बाकी तमाम जो होंगे वो ब्रिजेस बन जाएंगे, और वो बाकी तमाम जो है ना उनके ब्रिजेस वाली कैपेबिलिटीज हो जाएंगी, क्लाइंट्स वाली कैपेबिलिटीज हो जाएंगी, और जो रूट स्विच होगा उससे सारी जो है ना रूट स्विच वाली फंक्शंस आ जाएंगे। अब मैंने दूसरी बात क्या बताई थी रूट स्विच की क्वालिटी में, कि उसकी रूट आईडी और ब्रिज आईडी सेम होगी, है ना। अब चेक करते हैं HR में। यहाँ पर देखिए रूट आईडी में जो मैक एड्रेस की वैल्यू जो है 0001 आगे C700 DA73, और ब्रिज आईडी भी 0001 C700 DA73। देखिए रूट आईडी ब्रिज आईडी दोनों सेम है। ठीक है, एक ये बात। अब जो मैं पहले लिख रहा था यहाँ पर बाकियों का मैक एड्रेस, तो बाकियों की जो रूट आईडी होगी, जो रूट स्विच का जो मैक एड्रेस होगा वो बाकी तमाम स्विचेस की रूट आईडी होगी। नोट कर लें ये बात, देखिएगा कैसे। यहाँ पर देखें, ये जो रूट स्विच का मैक एड्रेस था बाकी तमाम स्विचेस की वो रूट आईडी बन गई, जबकि जो इनकी ब्रिज आईडी है वो इनका अपना मैक एड्रेस है। इंपॉर्टेंट बात है, समझ आइए। नोट कर लें, अपनी वर्डिंग में इसको लिख लें, ये चीज़ भूलिएगा मत, ये आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। रिपीट करूं, ये समझ आ गई है? ये काइंडली रिपीट कर दें। मैंने बताया आपको कि जो रूट स्विच होगा
ये जैसे ये हमारा HR यहाँ पर रूट स्विच है, इसकी जो रूट आईडी है वो है, देखें उसका मैक एड्रेस, और जो ब्रिज आईडी है इसका भी मैक एड्रेस ये सेम होंगे। यहाँ तक बात होगी। ब्रिज आईडी बेसिकली इसका अपना मैक एड्रेस है, इसका ओरिजिनल जो इसके ऊपर है, ठीक है। जबकि ये जो रूट आईडी का ये जो मैक एड्रेस लगा हुआ है ये इसके ऊपर इसलिए लगा हुआ है क्योंकि ये रूट स्विच है, इस वजह से इसका रूट आईडी और ब्रिज आईडी दोनों का मैक एड्रेस सेम है। इसके अलावा बाकी जितने भी स्विचेस ऐड होते जाएंगे, चूंकि रूट एक ही होगा, रूट ब्रिज जो होगा या रूट स्विच दोनों एक ही बात है आप कहें तो जो रूट स्विच या रूट ब्रिज होगा वो एक ही होगा आपके नेटवर्क के अंदर। तो वो जो इसके अलावा बाकी तमाम स्विचेस होंगे उनकी जो रूट आईडी होगी वो रूट स्विच का मैक एड्रेस होगा ये वाला, जबकि जो उनकी ब्रिज आईडी होगी यहाँ पर उनका ओरिजिनल मैक एड्रेस लिखा होगा। तो इस वजह से मैंने गलती से वो ये कॉपी कर लिया था शुरू में, मैंने आपको फिर एक चीज़ क्लियर कर दी थी। देखिएगा अब मैं बाकी स्विचेस का दिखाता हूँ। ये देखें रूट आईडी इस ये जो फाइनेंस वाला स्विच है इसकी रूट आईडी वही मैक एड्रेस है जो रूट स्विच का था, जबकि इसकी ब्रिज आईडी में इसका अपना एक डिफरेंट यूनिक मैक एड्रेस है। इसी तरह से HR में ये तो खुद था, फिर फाइनेंस भी हो गया, एडमिन में भी देखें रूट आईडी वही मैक एड्रेस है जो रूट स्विच का मैक एड्रेस था, जबकि इसकी ब्रिज आईडी में इसका एक अपना यूनिक एक मैक एड्रेस, ठीक है। तो अभी चूंकि जो HR का स्विच था, HR स्विच के जो मैक एड्रेस था वो सबसे छोटा था 0001, इस वजह से इसकी रूट आईडी ब्रिज आईडी भी सेम है और इस वजह से इसको जो है ना रूट स्विच कहा जाता है। इसके अलावा इसकी दोनों जो पोर्ट्स हैं देखें वो किस फॉर्म में, फॉरवर्डिंग, इसकी दोनों स्टेट्स हैं वो फॉरवर्डिंग स्टेट में, ठीक है, यानी डेटा को ट्रांसफर कर सकती हैं, डेटा को ट्रांसफर करने की कैपेबिलिटी रखती हैं। जबकि यहाँ पर जो दूसरा फाइनेंस वाला स्विच है उसकी एक पोर्ट क्या ब्लॉकिंग स्टेट में। इसी तरह से जो आ गया तीसरा एडमिन वाला स्विच, उसकी एक पोर्ट जो रूट है और दूसरी क्या है डेजिग्नेटेड पोर्ट है, बैकअप पोर्ट इसके तौर पर ये काम कर रही है। इसको फिर हम लोग स्टडी करेंगे। यहाँ तक मेरे ख्याल में आप लोगों को ये बात क्लियर होगी कि रूट स्विच का को इलेक्ट कैसे करते हैं, इसका तयन कैसे करते हैं। बस यहाँ तक के लिए इतना काफ़ी आज तक के लिए। इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह से रिवाइज करें। चीज़ें मैंने थोड़ी तेज़ में ज़्यादा बता दी हैं आप लोगों को, लेकिन खुद से प्रैक्टिस करके इन चीज़ों को क्लियर करें, फिर नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से आगे चलेंगे। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो ठीक है, नहीं तो आप एंड कर लें। सीनियर स्टूडेंट्स कुछ आए हुए हैं आज, तो हम सीनियर क्लास भी करेंगे, फिजिकल भी हैं CCNP वाले और ऑनलाइन भी हैं। तो हम CCN जो लोग बैठना चाहते हैं वो बैठ भी सकते हैं, ठीक है। जो जूनियर स्टूडेंट्स हैं आपको कोई वो इसमें नहीं है। अच्छा आप तो इधर ही हो ना जी, हाँ हम देख लेते हैं। ठीक है जी, यहाँ से आप लोग लेफ्ट कर जाएं।